हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज विशेष रूप से यज्ञ साधना से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण विशेष जो यज्ञ से संबंधित बात हैं आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और आप सभी साधक भाई बहनों ने अपने यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की पूरी तैयारी आप कर चुके होंगे। कुछ समिधाएं, गरम किया हुआ गाय का घी, एक दीपक, एक छोटी सी प्लेट के अंदर हवन सामग्री, जड़ी बूटियाँ, आचमन पात्र जिसके अंदर जल, चम्मच और एक छोटी सी प्लेट अवशिष्ट जल डालने के लिए, और गुग्गुल आदि विशेष द्रव्य बाद में धुनी आदि करने के लिए, एक कलश के अंदर थोड़ा सा जल, जल सेंचन आदि क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कपूर। ये यज्ञ के लिए अत्यंत आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोगों ने तैयार कर ली होंगी, और भी लोग जो जुड़ रहे हैं यज्ञ के अनुष्ठान को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी याज्ञिक, साधक, योगी भाई बहनों को मैं नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं कि आप सभी भाई बहनों के कारण आज हम सब लोग मिल करके यह एक अनुष्ठान, नवरात्र के शक्ति की उपासना के पावन पर्व पर यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा हमें शक्ति की उपासना का यह विशेष अवसर प्राप्त हुआ है और इसका हम पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो जिस अनुष्ठान को हम कर रहे हैं उससे जिस प्रकार आपको प्रथम दिन बताया था कि मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने के साथ साथ पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के आरोग्य, स्वास्थ्य की प्राप्ति से लेकर बीमारियों का दूर होने से लेकर के घर के पर्यावरण में, वायुमंडल में शुद्धता, पवित्रता के साथ साथ अलग अलग कई सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। उसमें से देखिए यज्ञ एक श्रेष्ठतम एक नैनो टेक्नोलॉजी है। देखिए धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें जो पदार्थ जितना ज़्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज़्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली, या उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ्य होती हैं वो उद्भुत अवस्था में आने के कारण वो बहुत ज़्यादा परिणाम देने वाला होता है। इसलिए आज वर्तमान समय में नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत प्रचलित रूप में और इसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में खोज और हर सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वह कंस्ट्रक्शन का कार्य हो, चाहे वह ऑटोमोबाइल से लेकर के अलग अलग चीज़ें, सब जगह पे हम नैनो टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से प्रयोग, खोज, अनुसंधान आज चिकित्सा जगत में भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम की ओर, नैनो टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। मानी हर जगह पर नैनो टेक्नोलॉजी को लाया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी आखिर में है क्या? 1 मीटर का एक
अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। अर्थात वो इतना बारीक होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, हम उसकी अपनी आंखों से उनको देख नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म कण के रूप में हमारे सामने आता है। और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीजें तैयार की जाती हैं वो हल्की होती हैं, कम होती हैं, ट्रांसपोर्ट में सरल हो जाती हैं, रॉ मटेरियल कम लगता है और उसकी ताकत शक्ति कई गुना मल्टीपल बढ़ जाती है और उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ्य होती है वो उद्भुत अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार कई सारे लाभ देने वाली होती है नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार की गई चीजें। आज जो बड़े बड़े बीम्स, बिल्डिंग्स और उस पुल्स और ये सारी चीज बनाए जाते हैं उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किए गए हुए यदि स्टील के सरियों का हम प्रयोग करते हैं तो जो हम रोड के ऊपर देखते हैं बहुत बड़े बड़े बीम होते हैं जिसके ऊपर पूरा ओवरब्रिज बनाया जाता है, वो छोटे से पिलर के अंदर हम समाहित उसको कर सकते हैं और फिर भी इससे कई गुना ताकतवर वो पिलर हो जाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन से लेकर के हर जगह पे ये देखने को मिलता है। कहने का अभिप्राय नैनो टेक्नोलॉजी मानी एक सूक्ष्म विज्ञान है, एक पदार्थ को नैनो करके उसके माध्यम से तैयार की गई हुई एक पद्धति प्रक्रिया है जिसके कारण से उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ्य होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। आज जो हम यज्ञ को एक नैनो टेक्नोलॉजी है इस प्रकार बता रहा हूं, उसको समझने के लिए देखिए, हम जब बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं और जब सामान्य रूप से हम आयुर्वेद की दवाइयाँ लेते हैं और उसमें जब हम सामान्य रूप से वटी, आसव, अरिष्ट ये सारी अलग अलग औषधियों का हम सेवन करते हैं और जब ठीक नहीं हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं आयुर्वेद के वैद्य, उसके बाद या तो रोग की अवस्था बहुत बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है या अन्य दवाइयां अब काम नहीं कर रही, ऐसी अवस्था में अब उनको रसायन विद्या जिसको भस्म कहते हैं, भस्म नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार की गई हुई एक दवाई है, औषधि है आयुर्वेद की। जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उन तत्वों को पहले जला देते हैं, जलाने के बाद वो राख बन जाता है, आप फूंक मारो तब भी उड़ जाए ऐसा राख बन गया। उस राख को भी बार बार खरल के माध्यम से उसको खरल किया जाता है और इतना खरल करते हैं, कई कई फुट देते हैं, कई दिन तक उसको खरल किया जाता है पत्थर के बीच में, तो उसके पार्टिकल और टूटते हैं और टूटते हैं और टूटते हैं और टूटते टूटते वो इतने नैनो हो जाते हैं, इतने नैनो हो जाते हैं कि बिल्कुल ही बारीक, और हम अपनी चमड़ी के ऊपर एक चुटकी भर उस भस्म को रख करके ऐसे करें तो वो हमारी चमड़ी के माध्यम से खून में मिल जाए, इतने वो नैनो पार्टिकल हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं। अब यह जब नैनो अवस्था में आ जाता है और वो जो भस्म तैयार होती हैं वो जब रुग्ण व्यक्ति होता है उसको कितनी मात्रा में देते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए देते हैं। और जो दवाइयां हम अलग अलग आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि लेते थे और लाभ नहीं हो रहा था, उस अपेक्षा में वो नाखून के बराबर थोड़ी सी भस्म को शहद के साथ चटाने पर उस मरणासन व्यक्ति को खड़ा कर देते। किस आधार पे? वो दवाई नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार हुई है, उसके अंदर जो निहित शक्ति थी, सामर्थ्य थी, ऊर्जा थी, उसको उद्भुत अवस्था में लाया गया नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऐसे होम्योपैथी की दवाई में भी बनाया जाता है। इसी प्रकार अलग अलग बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम वर्तमान में जो सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली कोई गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। जिस सूर्य का आज हम प्रकाश लेते हैं वो सूर्य भी हाइड्रोजन गैस के दहन के कारण प्रकाशमान होता है। हाइड्रोजन को हम तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है। हीलियम उसकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। हीलियम को तोड़ा जाता है तो लिथियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर पदार्थ हो जाता है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, और लिथियम को तोड़ते हैं तो यूरेनियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली पदार्थ बन जाता है। और वह जो यूरेनियम है, आज हम सैटेलाइट छोड़ते हैं या उपग्रह के ऊपर जाते हैं, उस समय जिन यानों का रॉकेट आदि का हम प्रयोग करते हैं उसके अंदर उस ईंधन का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। क्यों? हल्का है, थोड़ा है, कम होते हुए भी वो इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा देता है कि हमें उपग्रह तक ले भी जाता है और वापस ले भी आता है, फिर भी बच जाता है।
उसी ईंधन का यदि आज वर्तमान में हम जिन गाड़ियों को चलाते हैं उसमें यदि हम प्रयोग करें तो कुछ थोड़ी सी मात्रा में प्रयोग करने पर वो गाड़ी जब तक चले तब तक हमें दूसरी बार ईंधन ना डालना पड़े, उतना बड़ा ताकतवर शक्तिशाली वो पदार्थ हो जाती है। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार। ये मैं उदाहरण क्यों बता रहा हूं? नैनो टेक्नोलॉजी की ताकत, शक्ति को समझाने के लिए। जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ होगा। नैनो मानी सूक्ष्म, छोटा पदार्थ। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें हम अग्नि का सहयोग लेते हैं विशेष रूप से। बिना अग्नि से यज्ञ नहीं होता। इस धरती पर का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। आप ठोस चुना मिट्टी का पत्थर हो हमारे पास, उस ठोस चुना मिट्टी के पत्थर के अंदर धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके अंदर ठोस के अंदर ठोस कोई पदार्थ डालना चाहे, क्या हम डाल सकते हैं? उस पत्थर के अंदर कोई भी पदार्थ डालना चाहे नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं है। उसके अंदर द्रव पदार्थ डालना चाहे तो उसके ऊपर कितना भी पानी डालो, क्या उस पत्थर के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, पानी भी नहीं जा सकता, द्रव पदार्थ। गैस, वायु को डालना चाहे तो उसको भी नहीं डाल सकते। मानी ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से एक भी पदार्थ उस पत्थर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए, अग्नि उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। जिसके अंदर कोई पदार्थ का प्रवेश पाने की कोई गुंजाइश नहीं, उसके भी अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पाने की शक्ति, सामर्थ्य किसी के अंदर है तो वह है अग्नि के अंदर। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। अर्थात जो भी पदार्थ हम अग्नि को देते हैं वह अग्नि अपने जैसा उसको बना लेती है। अपने जैसा मानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम पदार्थ के रूप में उसको बना लेती है। हम समिधा को पहले देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। गाय की घी को पहले हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। सामग्री को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन इनको एक बार हमने यज्ञाग्नि के अंदर आहूत कर दिया, उसके बाद हम ना उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसके साथ व्यवहार कर सकते। क्यों? क्योंकि यज्ञाग्नि के संपर्क में आने के बाद अंगम नयति इति अग्नि, अग्नि जैसा हो गया। अग्नि कैसा है? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ है, इसी प्रकार से वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ के रूप में वो आ गया, रूपांतरित हो गया। अब हम उसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। उतना वो सूक्ष्म हो गया, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, नैनो पार्टिकल के रूप में। जब वो नैनो पार्टिकल के रूप में वो कन्वर्ट होता है, उसको हमने एनालाइज भी किया और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसके ऊपर हमने कई सारे इस प्रकार के अनुसंधान भी किए। और ये आप देख रहे हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोस्कोपिक इमेज है। यह यज्ञ से जो धूम्र निकलता है, उस धूम्र के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, एक डीप लेवल में देखने की एक प्रक्रिया होती है किस साइज के पार्टिकल होते हैं। तो यज्ञ के अंदर नैनो स्केल पार्टिकल पाए जाते हैं। मानी जो नैनो पार्टिकल हम सब जो आप अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वो नैनो पार्टिकल यज्ञ के माध्यम से जो हमने घी, सामग्री, जड़ी बूटियों की आहुति दी, वो इस नैनो पार्टिकल के रूप में रूपांतरित होकर के हमें मिलती है। मानी सरल, सस्ती, सुलभ और असरदार कोई नैनो टेक्नोलॉजी आज हमारे बीच में है तो वो यज्ञ है। छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध से लेकर के पढ़े हुए अनपढ़ हर कोई व्यक्ति इस यज्ञ को कर सकता है और इस नैनो टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कर सकता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन से हीलियम तक एक ईंधन है, खाली गाड़ी चला सकते और कुछ नहीं कर सकते, उससे कुछ ना मिलने वाला। उसके लिए भी कई पढ़े लिखे उसके ऊपर 5, 7, 12 साल स्टडी करने के बाद उस कार्य को कर सकते हैं, एक ईंधन बना सकते हैं। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ रूपी एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी हमें दी है कि कोई भी बैठ करके इसको कर सकता है। और आपको जानकर के आश्चर्य, ये जो पार्टिकल है उसको फिर हमने एनालाइज किया कि ये पार्टिकल से क्या हो सकता है, ये पार्टिकल क्या लाभ दे सकते हैं।
आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब हम बीमार हो जाते हैं और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग बीमारियों में वो डॉक्टर उस बीमारी को ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ हमें देता है, और उस दवाइयों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं, वही मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स इन पार्टिकलों के साथ मौजूद अवस्था में होते हैं, और यह पार्टिकल हमारे श्वसन प्रणाली के माध्यम से भी, हमारे रोम रोम के माध्यम से भी और अलग अलग तरीके से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पाते हैं, और हमें एंटी एफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी से लेकर के एंटी कैंसरस से लेकर के कई सारे प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने से लेकर के भयंकर जो बीमारियां हम कहते हैं, उन बीमारियों को ठीक करने की, दूर करने की शक्ति, सामर्थ्य के साथ यज्ञ के माध्यम से निकले हुए पार्टिकल होते हैं। और उस पार्टिकल को जब हम इनहेल करते हैं तो उससे हमें विशेष रूप से आरोग्य लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, और दुस्साध्य असाध्य बीमारियां जिसको हम कहते हैं वह दुस्साध्य असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने की शक्ति, सामर्थ्य इस रिसर्च पेपरों के माध्यम से हमें सामने देखने को मिली। इस यज्ञ के माध्यम से, इस हवन के माध्यम से, इस अग्निहोत्र के माध्यम से निकलने वाले यह जो नैनो पार्टिकल होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़े ताकतवर और शक्तिशाली पार्टिकल होते हैं और मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं, और इस पार्टिकल को लेकर के हम आरोग्य की सिद्धि कर सकते हैं। ऐसा सरल, सुलभ और सटीक यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है जिस यज्ञ को हम संपन्न कर रहे हैं। इसलिए आइए हम सब मिल करके इस विशुद्ध विज्ञान, एक नैनो टेक्नोलॉजी को हम संपन्न करेंगे। यह अनुष्ठान तो है ही है, अनुष्ठान के साथ यह एक विज्ञान भी है, यह एक केमिस्ट्री भी है, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी भी है, यह पुण्यों को प्राप्त करने की कृषि या फैक्ट्री भी है। यज्ञ अपने आप में, आपने इस यंत्र को अपने घर में रखा है, हवन कुंड को, यज्ञ वेदी को आपने अपने घर के अंदर रखा है, इसका मतलब समझिए आपने पुण्य की कृषि, पुण्य के लिए फैक्ट्री आपने अपने घर के अंदर स्थापित की है। ये यज्ञ को, एक नैनो टेक्नोलॉजी को आपने स्थापित किया है, इससे आप आरोग्य सिद्धि करें और कई सारे लाभ। तो आइए अब सबसे पहले हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक अनुष्ठान हम प्रारंभ करते हैं। हवन करने के लिए हवन कुंड के अंदर ये सामान्य रूप से अलग अलग हवन कुंड, तांबे से लेकर के अलग अलग धातुओं की, मिट्टी आदि के हम प्रयोग करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो सामान्य रूप से यज्ञ कुंड बनाने की जो पद्धति, प्रक्रिया बताई, उसमें जितना मुख हो उतना ही गहराई हो और 1/4 उसका तल हो। इस प्रकार से हमें जो शास्त्र विधि हैं उसमें 100 या 100 से अधिक आहुतियाँ देनी होती हैं, या 1000 से अधिक आहुतियाँ देनी होती हैं। तो 1 फीट बाई 1 फीट और 1 फीट ही गहराई और उसका 1/4 तल, उतना हमें हवन कुंड बनाना होता है। यदि 1000 से कम है तो और छोटा हवन कुंड हम बना सकते हैं, 1 फीट से कम वाला। यदि हमें 100 आहुतियाँ देनी है या 100 से भी कम हमारी आहुतियाँ हैं तो स्थांडिल बोलते हैं, छोटा सा, जैसे हम हवन कुंड लेकर के बैठे यज्ञ वेदी, या फिर ऐसे कोई प्लेट बड़ी सी लेकर के उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि बिछा करके उसको स्थांडिल कहते हैं, और उसके ऊपर भी हम हवन कर सकते हैं। वो तो बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लोगों के पास 2 प्रकार के हवन कुंड, एक होता है इस प्रकार जैसे मेरे पास है, तो इसमें हमने तल में से छोटी छोटी समिधाएं लगा ली और कर ली। एक होता है थोड़ा सा ज़्यादा गहराई वाला, ज़्यादा गहराई वाला होता है, वो इसलिए होता है, जिसको ये भी ज्यामितीय आकार ही है, वो भी ज्यामितीय आकार ही कहा जाता है। वो इसलिए होता है कि पूर्व काल में जो हम अग्नि को प्रदीप्त करते थे वो एक ही बार प्रक्रिया हुआ करती थी। जो हम पंच समिधा धान से लेकर के, अग्न्याधान से लेकर के पूरी प्रक्रिया, जो जल सिंचन से पूर्व की जो प्रक्रिया होती हैं, वह प्रक्रिया जो हम शादी विवाह आदि करते हैं उस समय का जो यज्ञ होता है उसकी यह प्रक्रिया होती है। वह जीवन में एक ही बार प्रक्रिया की जाती थी, और वह भी शादी विवाह जब होते हैं उस समय किया जाता है। और शादी विवाह के दौरान जो अग्नि का स्थापन हमने किया, उस गृहपति को उसी अग्नि का संरक्षण करना होता है। और उसी अग्नि को क्या करते हैं, वो थोड़ा उस आकार का होता है ना, गहराई वाला, तो नीचे राख होती है, भस्म, यज्ञ भस्म। तो उसके अंदर जो गाय के गौ से आदि होते हैं, उनको, अंगारों को उसमें दबा देते हैं और ढक देते हैं।
और उस आकार के विशेष उस प्रकार दबा करके ढक देने पर आप अब सुबह यज्ञ किए और शाम को फिर उस राख को आप खोलेंगे, भस्म को खोलेंगे, तो उसके अंदर वो अंगारे वैसे ही मिलेंगे। फिर उसमें थोड़ी सी कुसा, रुई, गाय का घी आदि लगा करके उसी अग्नि को प्रदीप्त कर देते हैं और थोड़ी समिधाएं अच्छे से लगा करके और उसके बाद जल सिंचन करके उनको सीधी अपनी नित्य और नैमित्तिक यज्ञ जो भी हैं, जैसे नित्य यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र जो हम करते हैं प्रातःकालीन सायनावती, नैमित्तिक यज्ञ जो पूर्णिमा, अमावस्या आदि पे हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं, या फिर और भी जो गृहस्थ आश्रम के यज्ञ होते हैं वो उसी अग्नि में उसको संपन्न करना होता है और उस अग्नि को कभी भी बुझने नहीं देना होता है। उसी अग्नि में वो अपने जीवन भर वो अग्नि को प्रदीप्त रखते हैं और उसमें वो करते हैं। तो इसलिए वो जो गहराई वाला ज्यादा कुंड होता है वो अग्नि के संरक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और विशेष होता है। हम उसमें भी यज्ञ करते हैं तो नीचे से थोड़ा सा राख भर के उसके ऊपर या फिर नीचे ही इस प्रकार, जैसे मैंने काउ डंग स्टिक, गाय के गोबर की समिधा है तो उसको तोड़ के रखिए, ऐसे आप थोड़ी सी मात्रा में नीचे इस प्रकार समिधाओं को तोड़ के रख दे और छोटी छोटी जो लकड़ी की हैं तो लकड़ी की छोटी छोटी समिधाओं को आगे पीछे रख करके और उसके ऊपर थोड़ा सा, मतलब समिधा 2 या 3 इंच पर्यंत इस प्रकार की समिधा छोटी छोटी लगा दी आगे पीछे, और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रख दी और उस रुई और वो जो नीचे वाली समिधाएं हैं उसके ऊपर गर्म किया हुआ जो गाय का घी है उसको थोड़ा सा सिंचित कर दीजिए। गहरा कुंड है वो भी ऐसे करें, और जो ऐसा ऊपर वाला कुंड है बहुत ज्यादा गहरा नहीं है तो वो भी जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूं इस प्रकार आप तैयारी कर लें। तो ऐसे ये रुई को भी थोड़ा सा भिगा दिया और नीचे जो छोटी छोटी समिधाएं डाली वो भी समिधाएं भी भीग जाती हैं थोड़ी सी हल्की हल्की। तो इस प्रकार से ये यज्ञ की पूर्व तैयारी के लिए ऐसे कर रहे हैं। अब वेदी के हिसाब से अब ये नीचे वाला तो तैयार हो गया, अब उसके बाद हवन कुंड कितना लंबा चौड़ा आपका है उसी के आधार पर समिधाओं का कटिंग किया और उसको भी हल्का सा आप पहली बार करते हैं तो गाय के घी से गीला करके और फिर इस प्रकार से विशेष करके समिधाओं का चयन कर दें। दोनों ओर दीवार से भी अंतर है, आप देख रहे हैं दोनों ओर से भी अंतर है और बीच में भी इस प्रकार से ये समिधाओं को हम विशेष रूप से लगा देते हैं। इससे अतिरिक्त एक समिधा को और हम लगा देंगे इस प्रकार से ऐसे, और कपूर की 1 या 2 टिकिया लेकर के और उसको ऐसे आप देखिए ये दबाने पर पाउडर हो जाती है और पाउडर होने के बाद वो जो नीचे रुई रखी और ये जो समिधाएं रखी उसके ऊपर उस पाउडर को थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसे डाल दीजिए, जिससे आप जब अग्न्याधान करेंगे तो तुरंत ही रुई प्रदीप्त हो जाएगी और रुई घी से भीगी हुई है तो नीचे वाली समिधा भी और ऊपर वाली समिधा तुरंत ही अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी और अच्छे से हमारा यज्ञ संपन्न हम कर पाएंगे। तो ऐसे थोड़ा सा उसको वो कर दिया। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरा नाम सोनाश्री चौधरी है और मेरे पापा का नाम है सुखेंद्र चौधरी। हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं, वेस्ट बंगाल मालदा से। और मेरे पापा का एक्चुअली लंग्स फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे नई चीज़ का पता चला जो हमें पता नहीं था। हम वेस्ट बंगाल में बहुत लोगों को पता नहीं है कि आयुर्वेद वो नेचुरोपैथी ये कितना इफ़ेक्टिव है इसके बारे में। और यहाँ पे और एक नई चीज़ का पता चला, ताकि हम घर पे जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ के धुआं हम जानते थे कि कोई टाइप का धुआं पापा के लिए ख़राब है, तो हम लोग पापा को वो मास्क पहना के रखते थे जब यज्ञ होता था।
तो यहाँ पे जब पहले यज्ञ थेरेपी के बारे में पता चला, तब सोचे कि ये भी तो अच्छा नहीं होगा शायद। लेकिन थोड़ा उल्टा पता चला कि दिन में 2 बार यज्ञ थेरेपी करना है, और यज्ञ का जो धुआं है वो धूम चिकित्सा बोला जाता है, और वो बहुत अच्छा होता है लंग्स के लिए। तो ये नई चीज़ पता चला, और पापा को ये यज्ञ थेरेपी लेना अच्छा भी लगता है। और पहले मुझे तो विश्वास नहीं होता था ये यज्ञ थेरेपी के बारे में, क्योंकि धुआं जब नाक में जाता है तो जलता है। लेकिन मेरा माइग्रेन का थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन यज्ञ चिकित्सा मतलब जब वो धूम मैं लेती हूँ नाक में और प्राणायाम करते हुए, तब उसके बाद थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है। मतलब अभी 5 दिन ही हुए हैं हमारे यहाँ पे दोनों का ही। लेकिन पापा को भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि बाकी सारा चीज़ तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। हम लोग निरामयम में रह रहे हैं। पूरा जो एंटायर प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस से तो लाभ हो ही रहा है, वो हमें पता चल रहा है। लेकिन यज्ञ चिकित्सा जो है वो स्पेशली पापा का बहुत फेवरेट है, और ये इसके बारे में हमें पता नहीं था। तो ये बताना चाहते हैं कि ये हम मॉडर्न जो शहर के वासी है वो बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और लाभकारी भी है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।